हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल गोना कवर एवरीथिंग अबाउट द कोagulation पाथवे। तो भाई ब्लड के बारे में जो कहानी पढ़ ली थी इन द प्रीवियस वीडियो, जिसके पहले वाली वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था एवरीथिंग अबाउट ब्लड, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देन उन कंपोनेंट्स में भी आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है। ये सारी की सारी कहानी हम बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके थे। अब दिक्कत ये है कि ब्लड बॉडी से लॉस नहीं होना चाहिए। बॉडी में अगर एवरेज 4 to 4.5 लीटर्स, और अगर मेल्स की बात कर लें तो 5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो बॉडी में रहना ही रहना चाहिए। आपने सुना होगा कभी कभी एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपने सुना होगा अरे उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था इसलिए उस पर्सन की जान चली गई, है ना, वो बचा नहीं पाए उसको। आपने देखो कभी ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई देते हैं, तो बोलते हैं ना अरे यार ए पॉजिटिव ब्लड रिक्वायर्ड है और ओ पॉजिटिव रिक्वायर्ड है और दिस मच ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड है। तो भाई ब्लड मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी ब्लड है बॉडी में उतना उतना रहना चाहिए, ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसा पॉसिबल है? क्या तुम कभी गिरोगे नहीं? डेफिनेटली गिरोगे। चोट नहीं लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। खून नहीं बहेगा? बिल्कुल बहेगा। लेकिन 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 अगर एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर तुमको हल्का फुल्का कट लगता है, हल्की बहुत ब्लीडिंग हुई, और फिर क्या उस कट से ब्लीडिंग होती ही चली जाती है जिंदगी भर, अभी तक हो रही है? कभी लगा होगा बचपन में एक कट, क्या उस कट से अभी तक ब्लीडिंग हो जा रही है? आप लोग मैम ऑब्वियसली नो। जब कट लगा था उसकी मुश्किल से 2-3-4 मिनट तक ब्लीडिंग हुई थी, 4 to 5 मिनट्स तक। बस फिर उसके बाद में बंद हो गई थी, मैंने वॉश कर लिया था, कुछ एक एंटीसेप्टिक लगा लिया था, बस खत्म। यही हुआ था और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। बैंडेड वैंडेड लगा ली थी अगर थोड़ा बड़ा कट था तो, बस ड्रेसिंग करा ली थी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ब्लीडिंग रुक गई थी। तो ब्लीडिंग कैसे रुक गई थी? जो ब्लड आपकी बॉडी में कट लगा, एक ब्लड वेसल थी, वो ब्लड वेसल थी आपकी स्किन के नीचे, ब्लड वेसल थी, कट लगा मतलब ब्लड वेसल में रप्चर हुआ, कुछ कट लग गया ब्लड वेसल्स में। हमारा ब्लड ऐसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ी है जो ब्लड खुले में घूम रहा है, नो। हमारे में तो चैनल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। मतलब जब कट लगा कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा कट लगा कि ब्लड वेसल्स पे भी कुछ डैमेज हुआ, तो ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड आने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे 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 करके ब्लीडिंग कम हुई। बोलते ना उसको ऐसे करके प्रेस कर लो, जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है प्रेस दैट एरिया टाइटली। तो भाई क्या हुआ, धीरे 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 करके अपने आप थोड़ी देर में हील होने लगता है, ब्लड वहाँ पे ब्लीडिंग एटलीस्ट बंद हो जाती है। और विद इन अ वीक और 10 days आपकी चोट पूरी तरीके से ठीक होकर आपकी स्किन दिखने लगती है एकदम नॉर्मल, मजेदार, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इट इज अ मैकेनिज्म फॉर हीमोस्टेसिस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीमोस्टेसिस? हीमो वर्ड का मीनिंग हमेशा 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 होता है ब्लड। हीमो वर्ड कहाँ से आया है? हीमो मीन्स ब्लड एंड स्टैसिस मीन टू स्टॉप। स्टैसिस मीन टू स्टॉप या रुक जाना। तो भाई ब्लड का फ्लो अगर रुक जाए, ब्लड जो है बहे जा रहा था, आपको बिल्कुल लॉस हुए जा रहा था, उसको रोक देना, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज। तो व्हाट इज कोagulation? कोagulation का क्या मतलब होता है? क्लॉटिंग या कोagulation का? कोagulation का मतलब होता है इट इज अ मैकेनिज्म फॉर हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस के लिए, ब्लड के लॉस को रोकने के लिए जो एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है, इट इज रेफर्ड टू एज ब्लड कोagulation। इट इज रेफर्ड टू एज ब्लड कोagulation। समझ में आई कहानी? तो ब्लड कोagulation होता क्या है, क्लॉटिंग पाथवे होता क्या है? तो क्लॉटिंग पाथवे और द ब्लड कोagulation, उसका सीधा मतलब ये होता है ब्लड के फ्लो को रोक देने के लिए जो भी मैकेनिज्म काम करता है, मतलब हीमोस्टेसिस के लिए जो भी मैकेनिज्म काम करता है, इट इज ब्लड कोagulation। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू द क्लॉटिंग पाथवे। दिस इज द क्लॉटिंग पाथवे. So in our blood and in our body we have total 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के एंड कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन के की प्रेजेंस में ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स
बाय स्टेप काम करते हैं, मतलब एक लिंक्ड रिएक्शन है पूरा कि हाँ ठीक है कि पहले सबसे पहले फैक्टर नंबर 12 आया, फैक्टर 12 आया, फिर 12 के बाद 11 ने काम करा, फिर 11 के बाद 10 ने काम करा, फिर 10 के बाद फिर 9 ने काम करा, फिर 9 के बाद 10 ने काम करा, फिर 10 के बाद 5 आ गया, फिर 5 के बाद 2 आ गया। इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं एंड दे फॉर्म द कैस्केड। जब भी कैस्केड किसे बोलते हैं? कैस्केड इज द स्टेप वाइज रिएक्शन। स्टेप वाइज रिएक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं कैस्केड। तो सारे ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये एक स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डरली फैशन में काम करते हैं, ऑर्डरली मैनर में, एंड दे फॉर्म द कैस्केड मैकेनिज्म फॉर ब्लड क्लॉट। समझ में आई कहानी आपको? तो कोगुलेशन क्या होता है? द मैकेनिज्म फॉर हीमोस्टैसिस। ब्लड के लॉस को रोकने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म होता है उसे हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। जो हीमोस्टैसिस की प्रोसेस होती है उसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं। किसके प्रेजेंस में काम करते हैं? विटामिन के और कैल्शियम के प्रेजेंस में काम करते हैं। नाउ ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है जिसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, इसको हम लोग कैस्केड बोलते हैं। तो कैस्केड का क्या मतलब होता है? सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शंस। सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन, कि एक रिएक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब एक रिएक्शन हुई, नाउ दिस रिएक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर, देन अदर एंड अदर एंड अदर। तो एवरी रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस रिएक्शन। दिस इज रिफर्ड टू एज कैस्केड मैकेनिज्म। समझ आई कहानी? ठीक है, बढ़िया, चलो ये भी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी हाउ द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग टुक प्लेस। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टिम्युलस क्या है? ऐसी फालतू में क्लॉटिंग थोड़ी हो रही है। अभी मेरे को कोई भी चोट नहीं लगी, अच्छी भली हूँ, फालतू में क्लॉटिंग थोड़ी करवाना मुझे। अगर फालतू में क्लॉट होने लगे तो दिक्कत आएगा ना। सुना है ना आपने, हार्ट में क्लॉट्स हो गए तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर से या फिर कैसे भी तरीके से निकालना पड़ता है। तो मतलब अगर अननेसेसरी क्लॉट फॉर्म हो रहा है, अननेसेसरी आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो इट्स नॉट गुड। कोगुलेटरी मैकेनिज्म या क्लॉटिंग मैकेनिज्म को तभी काम करना चाहिए जब जरूरत हो। और जरूरत क्या होती है? जब भी हमें चोट लगती है, if there is any injury. So कोई भी चोट लगना, any injury is the stimulus for the coagulation pathway. चोट लगना, injury is the stimulus. Stimulus आप समझते हो? activation of coagulation pathway के लिए जो stimulus चाहिए होता है, that is the injury. चोट लगी और उससे कोई pathway stimulate हुआ। तो सबसे पहले जैसे ही चोट लगती है तो क्या होता है? क्लम्प्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू। तो कोई भी जो इंजरी होती है, इंजरी क्या करती है? इंजरी जो ब्लड में ब्लड वेसल को रप्चर करती है, एंड जो भी प्लेटलेट्स होते हैं और टिश्यू होते हैं उनकी क्लम्पिंग हो जाती है। मतलब प्लेटलेट्स में क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, द प्लेटलेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग एग्रीगेट, प्लेटलेट सारी पास आने लगती हैं, और टिश्यूज में भी सेम प्रोसेस, मतलब बेसिकली द इंजरी इज बीन हैपेंड। अब जब इंजरी आ गई और चोट लगी और हमारे प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचा और हमारे टिश्यू को भी नुकसान पहुंचा, तो दिस प्लेटलेट एंड टिश्यू रिलीज अ फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। They release a substance which is known as thromboplastin. क्या निकालते हैं, क्या रिलीज करते हैं? प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक एंजाइम फॉर्म होता है विच इज थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो अभी तक कहानी क्या हुई है? इंजरी हुई, सबसे पहले चोट लग गई है। ये पूरा फ्लो चार्ट आपके एनसीईआरटी का है, मतलब दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, लिखा हुआ है पैराग्राफ के फॉर्म में, जिसे यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो ये ज्यादा इजी होता है फ्लो चार्ट याद करना, इसलिए ये बनाया है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले चोट लगी जिससे प्लेटलेट्स और टिश्यूज में क्लम्पिंग हुई। क्लम्प्ड प्लेटलेट और टिश्यू ने रिलीज करा एक सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने बनाया एक एंजाइम विच इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या बनाया? एक एंजाइम विच इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। नाउ अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये क्या करने वाला है? थ्रोम्बोकाइनेज हमारे ब्लड में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन और हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को, मतलब प्रोथ्रोम्बिन हमेशा हमारे प्लाज्मा में होता है, हमेशा,
लेकिन प्रोथ्रोम्बिन है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, मतलब अभी वो कोगुलेशन करने के केपेबल नहीं है. So this thrombokinase will act on prothrombin in presence of calcium and convert this prothrombin into active compound thrombin. तो अगर आप सोचो नॉर्मली अगर ये प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में एक्टिवेट होके बैठा रहता तो क्या होता, अननेसेसरी क्लॉटिंग होती, बिल्कुल भी जो जरूरत नहीं थी उसको क्लॉटिंग, सारा ब्लड क्लॉट हुआ बैठा रहता. इसीलिए थ्रोम्बिन हमेशा इनएक्टिव स्टेट में होता है. और जब चोट लगी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेज बनाया इंजरी के कारण, एंड नाउ दिस थ्रोम्बोकाइनेज विल एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन कि अरे प्रोथ्रोम्बिन जगो, अब चोट लग गई है, अब अपने को काम करना पड़ेगा. सो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन. किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन. नाउ दिस थ्रोम्बिन, यहां तक की अभी तक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, thrombin will again convert fibrinogen. फिब्रिनोजन कहाँ थे भैया, याद कर लो जल्दी से, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, याद आ रहा है कुछ. तो फिब्रिनोजन was प्लाज्मा प्रोटीन्स, याद आया. फिब्रिनोजन क्या थे, फिब्रिनोजन was प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन थे फिब्रिनोजन. तो जैसे ही ये थ्रोम्बिन भी ब्लड में है और ये फिब्रिनोजन भी है, more accurately the thrombin is also in plasma and the fibrinogen is also present in plasma. This thrombin will convert fibrinogen into fibrins. किसमें कन्वर्ट कर लेगा, into fibrins. तो fibrinogen तो soluble होता है, लेकिन जो fibrins बनेंगे they are insoluble. And fibrins are just like fine threads. पतले पतले धागों के फॉर्म में होता है फिब्रिन. So this fibrin generated from fibrinogen in the action by the action of thrombin, तब ये फिब्रिन क्या करेगा, this fibrin will form a intertwined mesh like structure. ये फिब्रिन एक्शन करेगा और एक इंटरवाइंड जाला टाइप का बुन लेगा, एक सीव टाइप की बना लेगा, एक पूरी वहां पे एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर देगा थ्रू दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर द फिब्रिन. और अब जब ये थ्रेड लाइक ऐसे मैश जैसा ही क्रिएट हो जाएगा, नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क ऐसा क्रिएट हो जाएगा पूरा फिब्रिन थ्रेड्स का, तो क्या होता है, जो भी ब्लैंक स्पेसेस इस मैश में बची, उस ब्लैंक स्पेसेस में द डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि डेड WBC, डेड RBC, ऑल द डैमेज्ड एलिमेंट्स विल कम एंड ट्रैप्ड इन दिस मैश. जो भी डेड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आके इस मैश लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाएंगे. तो जहां भी इंजरी थी, अब वहां पे आपने कुछ ऐसा कवर टाइप का नहीं कर दिया, आप तो ऐसे मान लो कट लग गया था पाइप में और पाइप में कट था तो आपने उसको सील कर दिया, तो क्या पानी बाहर गिरेगा, नहीं गिरेगा. सिमिलरली ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल्स में कोई कट लगा, कोई इंजरी हुई, डैमेज हुआ, सो दिस इज हाउ द प्रोसीजर वेंट ऑन एंड दे फॉर्म अ क्लॉट and they form all the clotting mechanism activate and it form a clot. तो ब्राउन कलर का कुछ जो सब्सटेंस दिखता है ना बाद में, वही होता है क्लॉट. जब चोट लगती है धीरे धीरे करके जब हील हो जाते हैं तो एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखता है, दैट इज द क्लॉट. आ रही है कहानी समझ, पूरी कहानी क्लियर हुई क्या थी क्लॉटिंग की. सो वेरी वेरी इजी, देख लो क्या हो रहा है भाई, पहले प्लेटलेट प्लग बनता है, फाइनली फिब्रिन क्लॉट बन जाता है. देखो ये डायग्राम देखो, इंजरी हुई, ब्लड वेसल्स में चोट लगी, खून बह रहा है, खून बह रहा है, तो जैसे ही चोट लगी इंजरी, वैसे ही क्या होगा, स्टिमुलस होगा, और स्टिमुलस क्या रिलीज करवाएगा, प्लेटलेट्स और टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन फटाफट बना लेगा थ्रोम्बोकाइनेज. अब ये थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड में जाएगा, ब्लड तो लॉस हुए जा रहा था ना, तो ये जहां पे चोट लगी है वहां पहुंचेगा फटाफट थ्रोम्बोकाइनेज और कन्वर्जन करेगा ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. तो थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. तो सबसे पहले थ्रोम्बिन एक्शन में आया. नाउ अब ये जो थ्रोम्बिन है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स में प्रेजेंट, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं फिब्रिनोजन, ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म फिब्रिन, ताकि वो सॉल्युबलाइज ना हो जाए. सॉल्युबल हो गए तो फिर से खत्म हो जाएगा क्लॉट. तो इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट आर फिब्रिन. फिब्रिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक मेश फॉर्म करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं. नेटवर्क फॉर्म करके हमारे जो भी डेड डैमेज ट्रैप्ड सेल्स हैं वो इस नेटवर्क में ट्रैप हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और द कोगुलम. क्लॉट और द कोगुलम.
तो जब भी अगर हीमोस्टैसिस होना होता है, चोट लगी और ब्लीडिंग रोकना होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स अपने आप में सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए, तो ताकि लॉस कम हो। सेकेंड चीज फिर क्या होती है, या तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनता है, सारी प्लेटलेट्स उस इंजरी की साइड पे आके फटाफट से एक प्लग फॉर्म कर लेती हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। और लास्टली फॉर्म हो पाता है फिब्रिन क्लॉट, जो अभी हमने पढ़ा। तो ये हीमोस्टैसिस का एक मैकेनिज्म है। हीमोस्टैसिस में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी आता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन भी आता है, एंड लास्टली फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन आता है। तो आपका सिलेबस आपको डिटेल में देता है एवरीथिंग अबाउट फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। बट आप याद रखो, जब भी अगर चोट लगी और हीमोस्टैसिस होना है, मतलब जो खून बहता जा रहा है उसको रोकना है, तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड वेसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये देखो, सेकेंड नंबर पे प्लेटलेट्स एक्शन में आ जाते हैं। कौन एक्शन में आते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट्स हैं, तो प्लेटलेट्स जाके जिस जगह पर चोट लगी है एट द साइट ऑफ इंजरी, प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द प्लेटलेट प्लग। एंड लास्टली व्हाट हैपेंस इज द फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन, एंड लास्टली दिस कोगुलेशन मैकेनिज्म जो है वो होता है और वहां पर फिब्रिन क्लॉट फॉर्म होता है। और फिब्रिन क्लॉट कैसे फॉर्म होता है ये मैंने आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से समझा दिया। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप और ये जो कोगुलेशन की प्रोसेस है आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही याद करो, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगने लगता है। और टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सो वी हैव टोटल ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स विच वर्क इन अ कैस्केड मैनर। कैस्केड क्या होता है, सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन। कौन से दो इंटरमीडिएट्स हैं जो हेल्प करते हैं, विटामिन के एंड कैल्शियम। तो विटामिन के एंड कैल्शियम प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। सो यहाँ दो पिक्चर है, सबसे पहले ये पिक्चर जो है इट इज द इंजरी दैट रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, चोट लगी जिससे देखो ब्लड लॉस होता जा रहा है, सेल्स लॉस हो रही है। एंड नीचे आप देखो तो नीचे द ब्लड कोगुलेशन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। तो ये जो चोट लगी थी उसको ठीक कर दिया गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। तो आप देखो आपको नेटवर्क दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, कुछ तार टाइप के दिख रहे हैं, थ्रेड टाइप के, उसमें सेल्स ट्रैप हो गई है। तो जो द नेटवर्क वाज फॉर्म बाय फिब्रिन और उसके बीच में डेड डैमेज सेल वाज ट्रैप्ड टू फॉर्म अ क्लॉट। क्लियर, इजी सा था, इजी टॉपिक था, बट इट इज रिलेटेड टू ब्लड, तो इसीलिए मैंने इसे अलग सेक्शन में कवर किया। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो, जरा सा भी डाउट रह गया हो, तो फटाफट से अपने डाउट्स पूछ लेना। और अगर सब कुछ समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया और अच्छा भी लग गया, तो जल्दी से वीडियो को कर देना लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।